6 चरणों का मतदान हो चुका है, एक चरण का मतदान बाकी है और एक चरण में जिन सीटों पर वोट होना है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी है और तमाम बड़े चेहरे इस वक्त यहां पर लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी हैं। पीयूष गोयल जी खुद मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां मतदान हो चुका है और अब यहां पर कैंपेन का जिम्मा संभाल रहे हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। नमस्कार। पीयूष जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप पार्टी का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझते हैं, घटक दलों का फिजिक्स समझते हैं, लेकिन अब तो आप जनता की केमिस्ट्री भी समझ रहे हैं। पहली बार आप आए हैं मैदान में, कैसा लग रहा है? क्या बहुत आनंद है। मैं कृतज्ञ हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि मुझे ये मौका दिया। लगभग अब 40 वर्षों से दूसरों के चुनाव का प्रचार, दूसरे के चुनाव का जिम्मा देखा है। मैं समझता हूँ उम्मीदवार बनने का एक अलग ही सोच, अलग काम करने का अनुभव है और बहुत आनंद आया चुनाव प्रक्रिया में। लगभग 60 दिन तक मैं अपने लोगों के बीच में रहा। बीच बीच में जब जब पार्टी की इधर जिम्मेदारी देती थी जाने की, वो जरूर करता था, लेकिन एक अनोखा अनुभव यादगार रहेगा और मुझे आगे चल के और संवेदनशीलता से जनता की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपकी सीट की बात करेंगे, आपके कैंपेन को मैंने फॉलो किया, उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले बात काशी की। काशी में हम लोग बैठे हुए हैं, काशी में प्रचार का आपने जिम्मा संभाल रखा है, पूर्वांचल की कई सारी सीटें इस फेज में हैं, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने काशी का जिम्मा नहीं संभाला है, काशी का जिम्मा यहाँ के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। मुझे बुलाया गया कुछ कार्यक्रमों के लिए, मैं उन कार्यक्रमों को करने आया हूँ और आगे फिर जो पार्टी निर्णय लेगी उसके हिसाब से मुझे आगे निकल। तो क्या लगा, क्या महसूस किया काशी में आपने? कैसे, जिन जिन कार्यक्रमों में आप गए, क्या फीडबैक? ये तो मोदीमय है पूरा काशी। जिस प्रकार का अपार स्नेह, अपार अभिनंदन और अपार आशीर्वाद काशी के हमारे भाई बहनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। अद्भुत ये नाता है, अद्भुत ये रिश्ता काशी के लोगों के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका जो संबंध है, इसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ ये परिवार एक अनोखे भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर बार आशीर्वाद देता है। 2 बार भारी मतों से जिताया है, इस बार और बड़ा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने काशी का कायाकल्प किया है, एक एक चीज़, मैं कई बार आता हूँ, हर बार एक नया काशी देखने को मिलता है। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं, बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, जिस प्रकार से यहाँ पे काशी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण हुआ है और लगभग 2-2.5 वर्षों में 16 करोड़ श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आए हैं। उसने जो अर्थव्यवस्था को, काशी की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है काशी एक रोल मॉडल है और हमें पूरे देश में हर क्षेत्र को काशी की तरह बनाने का काम करना है। लेकिन अखिलेश यादव से जब पूछो तो कहते हैं कि 79 सीट्स पर हम जीत रहे हैं और क्योटो में हम लड़ाई में। उसको काशी नहीं कहते, वो क्योटो कहते हैं। खैर, शेख चिल्ली के सपने देखने को अखिलेश जी को पूरी छूट है। मैं यहाँ 2013 से आ रहा हूँ। 14 का चुनाव हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो और अब 24 का हो जी, हर चुनाव में अखिलेश जी ने अलग अलग मित्र बनाने की कोशिश की, अलग अलग गठबंधन बनाए, हर संभव प्रयास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की समझदार जनता जानती है उनके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, कौन उनकी चिंता करता है और कौन उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो यहाँ की जो तुष्टीकरण की नीतियाँ समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे वो भ्रष्टाचार जो समाजवादी के समय लोगों ने अनुभव किया, हर प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाता समाजवादी पार्टी को और उस परिवार को जिसके 5 सदस्य आज चुनाव में उतरे हैं, एक परिवार के 5 सदस्य, आपसी मतभेद इतने हैं कि ये भी नहीं तय कर पाते कि वारिस कौन होगा उस परिवार का। मैं समझता हूँ जनता दुखी है इस प्रकार की सोच से, इस प्रकार की राजनीति से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की धारा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट के आसपास का जो इलाका है, पूर्वांचल का इलाका,
लोग तो कह रहे हैं कि वहां पर इस बार विपक्ष ने, पीडीए ने आप लोगों को जातीय समीकरण में फंसा दिया है। उन्होंने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जहां पर आपके कई कैंडिडेट के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। मुझे लगता है पूर्वांचल के लोग बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने वर्षों वर्षों तक इस प्रकार के जात में, इस प्रकार की भाषा में, इस प्रकार के धर्म में लोगों को बांटने की, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की हो, इनकी राजनीति को देखा है और आज वो समझते हैं कि उनके लिए सही क्या है। और उत्तर प्रदेश को जिसने आज नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। आज उद्योग यहाँ बड़े रूप में आ रहे हैं, व्यापार के संभावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, लोगों को कारोबार हो, नए नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रोजगार हो, सरकार में हो, निजी क्षेत्र में हो, हमारी स्टार्टअप की दुनिया के लोग भी यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। युवा युवती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, रेल सुविधाओं को विस्तार देना, मेट्रो की सुविधा गांव शहर शहर तक पहुंचना, एक प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में नई प्रगति और विकास की जो लहर आई है वो उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यानी 83 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बनने के लिए अग्रसर है और मैं समझता हूँ पूर्वांचल ने इसका बहुत लाभ लिया है। पूर्वांचल के लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतनी ढेर सारी योजनाएं बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंची है, बिना भ्रष्टाचार के लोगों तक पहुंची है, बिना तुष्टीकरण के लोगों तक पहुंची है। उसका आशीर्वाद अवश्य पूर्वांचल में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष क्लीन स्वीप। लेकिन क्योंकि आप बात कर रहे हैं प्रगति की, आप बात कर रहे हैं सरकार के कामकाज की, मैं भी पूर्वांचल में काफी घुमा हूं पीयूष जी, काफी लोगों से बात कर रहा हूं। ग्राउंड पर एक सेंस है, लोग, क्योंकि आपका वादा भी था 2 करोड़ नौकरियों का साल का, बेरोजगारी को लेकर लोग सवाल पूछते हैं और पूछते हैं, उसको लेकर बात करते हैं। तो आप मानते हैं कि इतने सब काम के बावजूद बेरोजगारी का मुद्दा एक आप लोगों के लिए चैलेंज बन गया है? गौरव जी, एक छोटा वर्ग है जो सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी नौकरियां तो दी ही, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी मात्रा में यहाँ पे भर्ती की, लेकिन एक बड़ा आज युवा युवतियों का जो वर्ग है उनकी सोच बदल गई है। आज वो संतुष्ट नहीं है छोटी मोटी नौकरी से ही सिर्फ, आज वो अपना कारोबार बनाना चाहते हैं खुद का, आज व्यापार की दुनिया में अपना हाथ कोशिश करना चाहते हैं। आज छोटे बड़े लघु उद्योग, मध्यम वर्ग उद्योग लगाने से वो अपने जीवन के शिल्पकार बनना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज सोच बदल गई। मैं भी कई बार इस क्षेत्र में आया, युवा युवतियों के साथ भी मैंने इंटरेक्ट किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ से नज़दीकी है, मेरे पिताजी भी यहाँ पे पढ़े, बनारस से ही उनको एक अच्छा जीवन मिला इंजीनियरिंग करने के बाद। मैं समझता हूँ मैं जब यहाँ पे आया और मैंने स्टार्टअप्स के अपने खासतौर पे पूरे पूर्वांचल के स्टार्टअप्स वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनकी सोच देखी, उनके नए नए शोध देखे, अनुसंधान के प्रति उनकी रुचि देखी, मैं हैरान भी हुआ लेकिन बड़ा समाधान भी हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, जो दुनिया भर की इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जो अलग अलग उद्योग क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में लगभग 40 लाख करोड़ के नया निवेश आ रहा है, इन सब से जो रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, जो व्यापार उद्योग को बल मिल रहा है, मेरा पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के युवा युवती पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश के किसान पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश के कारोबार व्यापार करने वाले लोग पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें, माताएं, बहुएं, बेटियां, नारी शक्ति पूर्ण रूप से, युवा युवती हो या बुजुर्ग हो, सभी के दिल में, सभी के मन में, सभी पे जुबान पे मोदी है तो मुमकिन है और मोदी ही इस प्रदेश को, देश का शिल्पकार है। आप कह रहे हैं सबके मन में, सबके मुंह पे मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी के मुंह पे सर आपने देखा होगा इस वक्त खटाखट 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 है। वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर है और हम आएंगे तो 4 जून से प्रोसेस शुरू कर देंगे और 30 लाख नौकरियां खटाखट खटाखट खटाखट।
जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को खटाखट उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी से हराया था, मेरी बहन स्मृति ईरानी जी ने हराया था, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर अमेठी के जनता के बीच जाके उनका आशीर्वाद मांग सके। वायनाड में तो हारने वाले वो तो लगभग स्पष्ट हो गया है, जिसके कारण वो ढूंढ रहे थे एक सीट। मैंने तो पहले भी सलाह दी थी कि माननीय राहुल गांधी जी ने कम से कम 4-5 सीटों पर नामांकन भरना चाहिए, शायद किधर तुक्का लग जाए। पर इतना मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहनों पर कि वो गलती से भी इस परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी और नेतृत्व को कभी उत्तर प्रदेश की धरती में अब वापस आने उन्होंने एक चीज और कही, सरकार में आएंगे तो एक फैसले से गरीबी हटा देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। आप तो बड़े समझदार पत्रकार हैं गौरव जी, आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के झूठे लभावने वाले डायलॉग तो उनकी दादी के समय से हम सुन रहे हैं। 1971 में उन्होंने कहा था गरीबी हटाएंगे, वर्षों वर्षों तक लोगों ने उन पर विश्वास किया, कांग्रेस पर, उनके मित्र पक्षों पर, लेकिन उन्होंने झूठे वादों के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ भाई बहन गरीबी की रेखा से बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, जिसको विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में एक गिना जाता था, मनमोहन सिंह जी और यूपीए, कांग्रेस, उनके मित्रों के कारण आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11वीं से सुधरकर 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। भारत में हर प्रकार से एक ऐसी आधारभूत सुविधाएं तैयार हो रही हैं जो देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी। भारत में नए नौकरी के साधन हो, नए रोजगार हो, भारत में नया कारोबार करने के अवसर हो, युवा युवतियों को अपने खुद के पांव पे खड़े होने के लिए अवसर हो। मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन किया गया। हमारी नारी शक्ति आज स्वावलंबी महसूस करती है। हमारी नारी शक्ति को आज एक इज्जत की जीवन देने का काम मोदी जी ने किया है। आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी की मैं बात करना चाहूंगा। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, किसानों की हालत बुरी है, किसान का कर्ज माफ नहीं कर रहे, मोदी जी अपने करीबियों का लोन माफ करते हैं, मोदी जी किसानों पे बात नहीं करते, अदानी अंबानी का लोन माफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रियंका गांधी जी जमीनी हकीकत से बहुत अलग हो चुकी है। हम तो सुनते थे शायद वो भी मैदान पे उतरेंगी, लोगों के बीच जाएंगी, लोगों का आशीर्वाद लेंगी, पर बाद में पता चला कि उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यूपी के मूड, यूपी की जनता की सोच उनके ध्यान में आ गई है। मैं समझता हूँ कि हम बनारस का ही उदाहरण ले लें। 1-2 दिन पहले रोड शो यहाँ पे उन्होंने करना था, बड़े धूमधाम से आए, लेकिन रोड शो पूरा करने की भी हिम्मत नहीं हुई। आधे रास्ते उठ के बिना कोई कारण बताए चले गए। शायद ध्यान में आया कि जनता में कोई करंट नहीं है, जनता में कोई उत्साह नहीं है, जनता से कोई नारे नहीं आ रहे हैं, जनता से कोई आशीर्वाद के स्वर नहीं दिख रहे हैं। शायद ध्यान में आया कि रोड शो बिखर रहा है। मैं नहीं जानता, लेकिन अगर एक जिम्मेदारी होती है राजनेता की, अगर उन्होंने कहा था वो आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उन्होंने पूरा करना चाहिए था अपना वादा। अगर इतना भी वादा नहीं पूरा कर सकते तो अनाप शनाप वक्तव्य देने से कोई जनता का आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है। जनता ठोस निर्णय चाहती है, जनता एक निर्णायक नेतृत्व चाहती है। कांग्रेस पार्टी आज बिना नेतृत्व, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई उनके पास विजन नहीं है। एक भटकती हुई दल के रूप में अलग अलग जगहों पे किधर किसी से मित्रता करती है, कभी किधर किसी से दुश्मनी करती है। समाजवादी पार्टी के बारे में उनके वक्तव्य आज से 6 महीने पहले मध्य प्रदेश चुनाव में आप देख लीजिए, और समाजवादी के वक्तव्य कांग्रेस के बारे में। ममता बनर्जी जी आती हैं उनके गठबंधन में, इंडिया अलायंस में, फिर उनके साथ इंडिया अलायंस के साथ जुड़ती नहीं है पश्चिम बंगाल में। अब तो कहती है मैं हूँ ही नहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा, बाहर से समर्थन देने की सोचूंगी। दिल्ली में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं, मित्रता करते हैं, पंजाब में एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं।
आपने केरल में देखा पिनरई विजयन जी किस प्रकार की भाषा और क्या क्या खुलासा कर रहे थे राहुल गांधी जी के कार्यों का, और राहुल गांधी जी किस प्रकार से पिनरई विजयन और सीपीएम को किस भद्दे तरीके से उनके बारे में बोल रहे थे। मैं समझता हूँ ये इंडिया अलायंस एक भ्रम के रूप में ही रह गया है। एक ऐसा एक गठबंधन है जिसका ना आर है ना पार है, और जनता इस प्रकार के विफल नेतृत्व को कभी सराहना नहीं दी। लेकिन सर, जिस भाषा की मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा को लेकर बहुत बात हुई है, और राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने या प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री जी की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की भाषा गिर रही है उसी हिसाब से उनकी सीटें भी गिर रही हैं। ये वो आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप से तो मैं नहीं समझता हूँ भारत की और उत्तर प्रदेश की जनता कभी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अगर किसी के दिल में संवेदनशीलता है, कभी किसी के व्यक्तित्व में इतनी चिंता रही है गरीबों की, गांव की, किसानों की, युवा युवतियों की, नारी शक्ति की, तो शायद 77 वर्ष आज़ादी के बाद आज एकमात्र ऐसा नेता जिसने देश के गरीबों का कल्याण किया, नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया, किसानों को अपार अवसर दिलाए, युवा युवतियों को एक स्वावलंबी भविष्य देखने का और अपने सपने को साकार करने के मौके दिए, एकमात्र अगर कोई नेता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जिस संवेदनशीलता से वो 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाते हैं, जिस संवेदनशीलता से वो 55 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवा दिलवाते हैं, और अब तो 70 वर्ष की आयु के ऊपर जितने लोग हैं उन सबकी स्वास्थ्य की चिंता आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जिस प्रकार से 4 करोड़ गरीब परिवारों को एक पक्का घर दिलवाया, और आप कल्पना करिए वो 20 करोड़ लोग जो इस 4 करोड़ घरों में रहते हैं, उनकी परवरिश, उनका भविष्य, उनके बच्चों का जीवन कैसे बदला है, कितना उनके जीवन में परिवर्तन आया है। जिस प्रकार से उन्होंने हर घर तक बिजली पहुंचाई बिना भेदभाव। मुझे अभी भी याद है समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो मुरादाबाद के हमारे सांसद, अब वो नहीं रहे, भगवान उनको आत्मा को शांति दे, वो हमेशा परेशान रहते थे कि भाई मेरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी 4 घर में बिजली देती है, 4 में नहीं देती है। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव, बिजली जैसी एक रोजमर्रा की जरूरत पर गांव तक सड़क नहीं पहुंचती थी, लोगों के लिए सुविधाएं नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दहशत फैला रखी थी, आज मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का आज भी उज्जवल है, कल भी उज्जवल रहेगा, और लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश देश को आगे बढ़ाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन उज्जवल होगा। यूपी नहीं, हम तो पूरे देश की बात करते हैं आपसे। अभी ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा फैसला आया, उसके बावजूद इतने बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने फिर बोल दिया दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसको टैंपर नहीं किया जा सकता। वो ईवीएम पर फिर सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों के विपक्ष मान नहीं रहा है ईवीएम। मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र दल, पूरी तरीके से हताश हो गए। उन्होंने हार मान लिए। वो समझ गए कि शायद पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे आधी सीटें भी इस बार आना मुश्किल है, और अभी से बहाना ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं नहीं समझता हूँ देश के 140 करोड़ लोगों में किसी को भ्रम है कि ईवीएम में कोई तकलीफ है। एक अति आधुनिक टेक्नोलॉजी जो हमारे समय नहीं वर्षों से चल रही है, जिसके अंतर्गत इतने सारे चुनाव हुए, जिसमें कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें चुन के आई हैं, ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में चुन के आई, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में, या कांग्रेस हिमाचल में चुन के आई है। तो मैं समझता हूँ ये एक कमज़ोर नेतृत्व और पूरी तरीके से हताश कांग्रेस और उनके मित्र पक्षों की कमज़ोरी दर्शाता है कि अब उन्होंने घुटने टेक दिए, और आखिरी जो 7वां चरण है पूर्वांचल का, उसमें तो एक ऐसा धक्का दिया जाएगा क्लीन स्वीप के साथ। कांग्रेस, समाजवादी हो या आरजेडी हो, ये सभी दलों को, बीजेडी हो, इन सभी दलों को एक ऐसा जनता जवाब देगी उनकी नकारात्मक सोच, नकारात्मक राजनीति को,
कि अब वर्षों वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकास और प्रगति देखना चाहता है। 7वें चरण का जिक्र किया पीयूष जी आपने। जाने माने पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पीके प्रशांत किशोर, उन्होंने फोरकास्ट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भयंकर गिरी है, बीजेपी हालांकि उसके बावजूद सरकार बना लेगी। सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें काफी कम हो रही हैं और अगर 7वें चरण में सीटें डगमगाई तो एनडीए भी जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा नहीं पाएगा। हमने वो 272 का आंकड़ा तो शायद तीसरे या चौथे चरण में ही पार कर लिया था। अब तो हम 400 सीटों की बात कर रहे हैं। 400 सीटों से पार एनडीए अवश्य लेके आएगी। देखिए, आपने जो दो नाम लिए, माननीय योगेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, वर्षों वर्षों से घृणा की राजनीति कर रहे हैं। उनसे तो देखा नहीं जाता है भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी की सफलता और लोकप्रियता। प्रशांत किशोर जी आज कई चुनावों में अलग अलग विपक्षी दलों के लिए एडवाइजरी सर्विसेज देते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको तो ईर्ष्या होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता से, भाजपा की सफलता से। तो इनकी बातों में मुझे नहीं लगता कोई दम दिखता है। आपने देश का, जनता का मूड जमीनी स्तर पे जाके देखना चाहिए। नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर को तेजस्वी ने, विपक्ष ने बीजेपी का एजेंट बता दिया। वो कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट है। अब उनको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है मुझे नहीं मालूम। हमारा कोई एजेंट नहीं है। हमारा तो जो समर्थक है वो छाती ठोक के बाहर आता है और बोलता है मैं भाजपा के साथ हूँ, मैं मोदी के परिवार का सदस्य हूँ, मोदी जी मेरे नेता है और मोदी जी के नेतृत्व में देश एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्योंकि एजेंट की बात आई, अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि आप दिल्ली में काफी कैंपेन कर रहे हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट है और उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं। अब किस किस को अब बीजेपी का एजेंट आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। वास्तविकता ये है कि वो स्वयं जेल के सराखों के पीछे है। कुछ दिनों के लिए बेल मिली, उससे कोई बरी नहीं हो गए। उनका गुनाह साफ है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, आधी से ज्यादा उनकी सरकार जेल के पीछे है। ऐसे लोगों पर दिल्ली की जनता, भारत की जनता कभी विश्वास नहीं। उन्होंने तो आज बेल एक्सटेंशन भी मांगा है 7 दिनों का। वो कह रहे हैं 7 दिन की और बेल एक्सटेंशन अवश्य उन्होंने मांगना चाहिए और वो तो कोर्ट का फैसला है, उसमें हमारे को कोई लेना देना नहीं है। वो जो एजेंसीज है और उनके बीच में कोर्ट में जो दलीली पेश वो तो आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं चुनाव से डरकर बीजेपी ने जेल में डलवा दिया। तो अगर इस प्रकार का उनकी सोच है तो हमने ही निकाला होगा उनको जेल से, क्योंकि उनके रहने से तो हमारे लिए और सरल हो गया। बार बार लोगों के सामने भ्रष्टाचार के उनके किस्से, और भ्रष्टाचार भी लिकर स्कैम, दारू में भ्रष्टाचार, उनका शीश महल बार बार लोगों के सामने आया है। तो ये बेबुनियाद बातें हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें गर्व है, हमें नाज है। एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस भारत की जुडिशरी विश्व में हमारे भारत का नाम और गौरव बढ़ाती है। उनका हर एक फैसला को देश के 140 करोड़ देशवासी स्वीकार करते हैं, और मैं समझता हूं कि जब उनके पक्ष में आता है तो सत्यमेव जयते हो जाते हैं, जब उनके अगेंस्ट आते हैं तो अनाप शनाप दबाव डाला जाता है जुडिशरी के ऊपर। विपक्ष ने दबाव डालना बंद करना चाहिए और हमारे देश के जजों को अपना काम स्वाधीनता से करने देना चाहिए। आप कह रहे हैं विपक्ष जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। अरविंद केजरीवाल एक दूसरी बात कह रहे हैं। आजकल वो अपने कैंपेन में एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं आया तो मुझे लोगों ने कहा कि मोदी जी को 400 सीटें चाहिए, तो मेरे मन में सवाल आया कि बहुमत तो 273 पर आ जाएगा, तो 400 क्यों चाहिए? तो किसी ने बताया मोदी जी बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं इसलिए 400 सीटें चाहिए। तो फिर मैंने पूछा 400 कौन सा काम करना चाहते हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए उनको 400 सीटें चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब तक जिंदा है उसके जिंदा होते ये काम वो होने नहीं देगा। मुझे लगता है कि शायद जेल में रह के उनको किस्से बनाने की आदत पड़ गई होगी। वहाँ बैठे हुए किस्से बुने होंगे उन्होंने, और जो आजकल लोगों को भ्रमित करने के लिए सुना रहे हैं। अगर किसी को खतरा है इस देश में, तो अगर गलती से भूले भटके कोई कांग्रेस को और उनके मित्र पक्षों को वोट दे दे, तो ये तो कांग्रेस की सोच थी जिन्होंने इमरजेंसी इस देश में लागू की। ये तो कांग्रेस और उनके मित्र पक्षों की सोच है
कि इस देश में आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है, मोदी की गारंटी है कि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, इनका जो आरक्षण है इसको कोई छू नहीं सकेगा। ये सुरक्षित रखा जाएगा, पहले भी सुरक्षित था, आगे भी सुरक्षित रहेगा। और कांग्रेस जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बार बार वर्षों से बात कर रही है, कई जगह उन्होंने कोशिश भी की है, प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा कभी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण संविधान का हिस्सा है। और कोई भी अगर इस संविधान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी भी होने नहीं देंगे, भारत की जनता भी होने नहीं देगी। और मैं समझता हूं कि अगर किसी के हाथ में संविधान सुरक्षित है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का इतना सम्मान किया। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए 5 तीर्थ बनाए, जिन्होंने लंदन में उनके घर पे मेमोरियल बनवाया, जो हिंदू मिल मुंबई में जो बड़ा विशाल एक स्मारक बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए बन रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाना शुरू किया, मुझे लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुयायी पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। और उस पार्टी को, कांग्रेस और उस परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को, जिसने बाबा साहेब को भंडारा में भी हराया, मुंबई में भी हराया, लोकसभा में जीत के जाने नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को नज़रअंदाज किया, उनको कभी भारत रत्न से नवाजा नहीं, ऐसे परिवार को और ऐसी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब इस लोकसभा आम चुनाव में भारत की जनता देने जा रही है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। Thank you केंद्रीय very मंत्री much. पीयूष गोयल काशी में चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर बड़े सारे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हुए। फिलहाल आपसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।